हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राम एक बहुत ही गरीब लड़का है जिसकी उम्र केवल 12 साल की ही है। वो अपनी माँ जया के साथ रहता है। राम के पिताजी का देहांत एक कार हादसे में हो गया था, जिसके बाद राम की माँ ने ही लोगों के घरों में साफ सफाई करके अपना जीवन चलाया। जया का सपना था कि वो अपने बेटे को एक बहुत बड़ा अफसर बनाना चाहती थी और इसीलिए ही जया बहुत मेहनत करती है पैसे जुटाने के लिए। राम बेटा, तू बहुत मेहनत करके अफसर बनी हो। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा अफसर बने, समझा ना तू? माँ, आप चिंता मत करो। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनूं, आपका नाम ऊंचा करूं। आपने मेरे लिए जितनी मेहनत की है, मैं आपका सिर कभी झुकाना नहीं चाहता हूँ। जया अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी और राम अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए इन सब के साथ ही जया काफी अच्छे छोले भटूरे बनाना सीख लेती है। और एक दिन राम अपनी माँ से सीख के छोले भटूरे बनाता है। अरे वाह बेटा, तूने तो मुझसे भी बहुत ही जबरदस्त बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाए हैं। सच में माँ? और नहीं तो क्या, मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। सच में तू अपनी माँ से 2 कदम आगे निकल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ के लोगों को मेरे हाथ के छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे बेटे ने तो मुझसे भी बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाए। अरे मुझे पीछे छोड़ दिया। क्या माँ, आप भी ना। मैं आपका बेटा हूँ और हमेशा आपसे ही सीखता रहूंगा, आपके पीछे चलता रहूंगा। जया और राम दोनों ही अपनी जिंदगी में खुश थे। एक शाम अचानक से जया को दिल का दौरा आता है और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। राम अब काफी अकेला पड़ जाता है। माँ, हम मुझे क्यों छोड़ के चली गई? हम दोनों ही तो थे ना, एक दूसरे के लिए। अब आपने भी मुझे छोड़ दिया तो अब मैं कहाँ जाऊंगा? अब कौन है मेरा आपके सिवा इस दुनिया में? मैं कैसे संभालूंगा खुद को? राम काफी दुखी और अकेला हो गया था। जैसे तैसे राम हिम्मत जुटाता है और अब काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन राम को कभी भी काम नहीं मिल रहा था। मैं अब क्या करूं? ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही कोई काम है। बिना काम बिना पैसों के मैं कैसे रहूंगा? राम बहुत परेशान हो गया था। तभी उसका मकान मालिक आता है और राम से बोलता है, राम, तुम घर खाली कर दो। 3 महीने हो गए हैं और तुमने घर का किराया नहीं दिया। मुझे लग भी नहीं रहा है कि तुम आगे घर का किराया दे पाओगे। आप तो जानते हैं कि मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया है। अगर ऐसे में आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं काम ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही मुझे काम मिलता है मैं घर का किराया चुका दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें अब और समय नहीं दे सकता हूँ। मुझे पता था कि तुम परेशानी में हो, इसीलिए अब तक चुप रहा, लेकिन मैं अपना नुकसान नहीं करवा सकता हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी मेरे हालात भी तो देखिए ना। मेरे पास न रहने को घर है, न खाने के लिए खाना। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूंगा कि मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे दे दूंगा। तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी हालत, उन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है, समझे? मुझे पैसों से मतलब है और वो तुम नहीं दे पा रहे हो। तुम्हारी बातों से यही लग रहा है कि तुम्हें मेरी बात भी समझ नहीं आ रही है। तुम निकलो यहाँ से। मकान मालिक राम को घर से बाहर निकाल देता है। बाहर बारिश भी हो रही होती है। राम भीगता हुआ सड़क पर ही सो जाता है। बारिश में भीगने की वजह से राम को काफी तेज बुखार भी हो जाता है। तभी राम के पास एक गरीब बूढ़ा आदमी आता है। बेटा, तुम बारिश में क्यों भीग रहे हो? तुम्हें बहुत तेज बुखार भी हो गया है। थोड़ी देर और बारिश में रहे तो तुम्हारी और भी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बूढ़ा आदमी राम को अपने घर लेकर जाता है और घर पर ही डॉक्टर को बुला लेता है, जिसके बाद डॉक्टर राम को दवाई दे देते हैं। तभी कहीं जाकर राम की तबीयत ठीक हो जाती है। ये लो बेटा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जितना है मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। शुक्रिया बाबा, आपने इतनी मुश्किल समय में मेरी मदद की। अगर मैं कभी कुछ बनूंगा तो मैं आपको ये वाला एहसान जरूर चुकाऊंगा।
राम उन पैसों को लेकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी राम को बाजार में लगे ठेले दिखाई देते हैं। ठेले पर अलग अलग कुछ न कुछ तो होता है। जब हर कोई अपना काम कर रहा है तो मैं भी अपना काम क्यों नहीं कर सकता। और वैसे भी अगर मैं अपना काम करूंगा, छोले भटूरे बेचूंगा, तो इसमें माँ का ही आशीर्वाद होगा, क्योंकि माँ ने ही तो मुझे ये सिखाया है ना। राम अब अपना ठेला लगा लेता है और छोले भटूरे बेचने लगता है। राम के छोले भटूरे लोगों को बहुत पसंद आने लगते हैं और कम ही समय में आसपास के लोगों में राम के छोले भटूरे काफी प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक दिन राम के ठेले पर काफी मशहूर हीरोइन आती है। भैया, एक प्लेट छोले भटूरे लगाना। जी मैडम, अभी लगा देता हूँ। राम उस हीरोइन को छोले भटूरे खाने को देता है। जैसे ही वो छोले भटूरे खाती है तो उसे वो बहुत अच्छे लगते हैं। अरे वाह भैया, आपने तो बहुत ही अच्छे छोले भटूरे खिला दिए। आपके छोले भटूरे बहुत ही अच्छे हैं। अब तक मैं बहुत जगह के छोले भटूरे खा चुकी हूँ, लेकिन जो स्वाद मुझे यहाँ मिला है ना, वो अब तक कहीं भी नहीं मिला है। सच में बहुत ही लाजवाब है। धन्यवाद मैडम जी। राम को नहीं पता था कि वो लड़की एक हीरोइन है। वहाँ लोग वीडियो फोटो लेने लगते हैं और वीडियो फोटो काफी वायरल भी हो जाती है, जिसके बाद राम के छोले भटूरे और भी ज्यादा मशहूर हो जाते हैं और फिर वहाँ ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगती है। अरे भैया, मेरे लिए भी एक प्लेट खाने को दे दो और 4 प्लेट पैक कर देना छोले भटूरे। हाँ ठीक है, लेकिन सब लाइन में आइए। ठीक है भैया, हम लाइन में आ गए, अब तो पैक कर दीजिए। बहुत दूर से आया हूँ, खास इसलिए ही कि मैं आपके छोले भटूरे खा सकूं। कल भी आया था, लेकिन कल खत्म हो गए थे, इसलिए आज सुबह से ही यहाँ खड़ा हूँ। शुक्रिया भाई साहब, आप कल भी आए और सुबह से खड़े हैं। मैं अभी पैक करता हूँ और खाने के लिए भी देता हूँ। हर रोज वहाँ लाइन लगती है। राम भी बहुत खुश हो जाता है कि उसका काम काफी अच्छा चल रहा है। राम अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देखते हुए बोलता है, माँ, ये आपका ही आशीर्वाद है कि आज मेरा काम इतना अच्छा चल रहा है। कल तक मेरे पास कुछ नहीं था, मैं कितनी मुसीबत में था, और आज मेरे पास छोले भटूरे खाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगती है। लोगों को कितना पसंद आ रहा है। माँ, तुम जहाँ भी हो अपना आशीर्वाद बनाए रखना। राम के छोले भटूरे अब हर शहर में मशहूर हो जाते हैं। अब राम ठेले से अपना एक रेस्टोरेंट खोलता है। रेस्टोरेंट का नाम राम अपनी माँ के नाम पर ही रखता है, जया रेस्टोरेंट। और इसी के साथ राम अब अपने जीवन में खूब तरक्की करने लगता है और बहुत आगे जाता है। एक छोटे से गांव में मोहन छंगानी नाम का एक आदमी रहता है, जो कि स्वभाव से काफी गुस्से वाला था। वो अपने ढाबे में कचौरी बेचता है। ढाबे में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं रखता है, गंदगी हर जगह रहती है। एक आदमी उसके ढाबे में आता है और कचौरी खाकर बोलता है, अरे वाह भाई, कचौरी तो बहुत अच्छी है। हाँ तो खाओ ना, अच्छी है तो क्या अब इसकी पूजा करोगे? बड़ा ही अजीब इंसान है। मैंने इसकी तारीफ की, ये उल्टा मुझे ही सुना रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। नहीं खानी है तो बाहर जाने का रास्ता दिखाई दे ही रहा होगा ना, चले जाओ। इसी तरह छंगानी हर किसी से बात करता है। गांव में एक अंश नाम का युवक आता है और वो गांव में टहलते हुए छंगानी को ग्राहक से बात करते हुए देखता है। मेरा ढाबा मेरी मर्जी, मैं तो अपने ढाबे को ऐसे ही रखूंगा। कचौरी खाने आए हो ना, कचौरी खाओ। हाँ तो मुझे क्या, मेरे लिए आलू कचौरी खाने को दे दो और मूंग दाल कचौरी पैक कर दो। अंश को छंगानी बहुत ही अजीब लगता है और वो अपनी नानी प्रभा के पास जाकर बोलता है, नानी, वो आदमी कौन है जो इतना बदतमीज है? किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं कर सकता है क्या? मैंने भी देखा, ग्राहक आया था उसके ढाबे पर और वो ग्राहक से ऐसे बात कर रहा था जैसे ग्राहक को वो कचौरी खिलाकर उस पर एहसान कर रहा हो। ऐसी बात नहीं है, वो मोहन छंगानी शुरू से ऐसा नहीं था। शुरू से ही नहीं था मतलब? पहले क्या वो सबसे अच्छे से बात करता था? हाँ, कुछ सालों पहले मोहन छंगानी के घर में सिलेंडर फट गया था और उस हादसे में उसका पूरा परिवार जल के मर गया। मोहन अपने ढाबे पर था, इसीलिए अब वो अकेला बच गया। बस तब से ही ये ऐसा है, हर किसी से ऐसे ही बात करता है। बेचारे ने बहुत दर्द सहा है। एक हादसे में पूरा परिवार चला गया था।
अब इंसान ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा? इसका मतलब इनके गुस्से के पीछे इनका दर्द है। हाँ, कभी अगर तुझे गुस्से में कुछ बोल दे तो तू उनकी बातों का बुरा मत मानियो। अंश सब समझ जाता है कि आखिर क्यों छंगानी ऐसा है। अंश अब हर रोज छंगानी के ढाबे पर जाता है और कचौरी खाता है। वैसे कुछ भी कहो, आपके हाथों में तो बहुत स्वाद है। कचौरी बहुत ही अच्छी बनाते हो आप। वैसे यहाँ हर प्रकार की कचौरी मिलती है ना? मटर कचौरी, दाल कचौरी, आलू कचौरी, मूठ कचौरी। अरे आपको जो खाना था खा लिया है, फिर बाकी कचौरी के बारे में क्यों जानना चाह रहे हो? हैं? खाओ और चलते बनो यहाँ से। कुछ दिनों बाद गांव में दूसरा कचौरी वाला आता है जिसका नाम हप्पू होता है। वो भी अपना कचौरियों का ढाबा खोलता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आ रहा था। सब छंगानी के पास ही जा रहे थे। अरे जब तक ये छगरानी कचौरी वाला यहाँ रहेगा तब तक तो कोई भी मेरे ढाबे पर नहीं आएगा। और ये तो दस्तूर है ना, अपना काम जमाने के लिए दूसरे का काम खराब करना ही पड़ता है। अगर मुझे यहाँ अपना काम जमाना है तो इस छगरानी को बर्बाद करके यहाँ से भगाना पड़ेगा। तभी इस गांव में हर जगह हप्पू कचौरी वाले का नाम ही हो जाएगा और गूंजेगा। कोई बात नहीं, आज रात ही इस छगनानी को अच्छे से छान दूंगा। हप्पू छंगानी को बर्बाद करने के लिए रात में सबके सोने के बाद पीछे की खिड़की से छंगानी के ढाबे में घुसता है और वहाँ रखा नमक का डब्बा उठाता है। ये गया असली नमक मेरे वाले पाउडर के साथ। अब जो भी इस छगनानी की कचौरी को खाएगा वो कुछ भी खाने लायक नहीं बचेगा और गांव के लोग ही ऐसे यहाँ से मार मार कर भगा देंगे। और जब छगनानी ही नहीं रहेगा तो मेरी कचौरी तो मशहूर होने से कौन रोक पाएगा। हप्पू नमक को बदलकर हानिकारक पाउडर रख देता है। अगली सुबह छंगानी वापस अपने ढाबे पर बैठता है। तब छंगानी के ढाबे पर सबसे पहले अंश आता है। अरे छंगानी काका, जरा मेरे लिए मटर कचौरी लगा दो। मेरी नानी बता रही थी कि आपके ढाबे की सबसे प्रसिद्ध मटर कचौरी ही है, तो मैंने सोचा आज वही खा लिया जाए। छंगानी अंश को मटर कचौरी बनाकर देता है। जैसे ही अंश कचौरी खाने जाता है कि तभी अंश के हाथ से कचौरी गिर जाती है और गिरी हुई कचौरी कुत्ता खाता है। थोड़ी देर में कुत्ता मर जाता है। ये देखकर अंश और छंगानी दोनों हैरान हो जाते हैं। ये क्या, कचौरी खाने से कुत्ता मर गया? जरूर कचौरी में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हुआ। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अंश की नजर नमक पर जाती है। ये नमक कुछ अलग सा लग रहा है। ये नमक ही है ना? पता नहीं, मुझे भी अलग ही तो लगा था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे ये नमक नहीं बल्कि एक जानलेवा पाउडर है। इसका जिस चीज में इस्तेमाल किया जाता है वो भी जानलेवा हो जाती है। मतलब कल रात को ये आया था जिसने नमक बदला है, क्योंकि जब मैंने सुबह आया तो खिड़की खुली हुई थी और मुझे अच्छे से याद है कि मैं रात को खिड़की बंद करके गया था। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, वापस से असली नमक के साथ कचौरी बनाइए। जिसने भी मिलावट की है वो देखेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ तो वो वापस से यहाँ आएगा कुछ न कुछ करने, और तभी हम उस इंसान को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। छंगानी अंश की बात सुनता है और दोबारा सारी कचौरियां बनाता है। वहाँ लोगों को कचौरी खाने से कुछ नहीं होता है। जब ये हप्पू देखता है तो वो कुछ समझ नहीं पाता। ये क्या, मैंने कल रात अपने हाथों से ही नमक बदला था, अभी तक किसी को कुछ हुआ क्यों नहीं? हप्पू उसी रात वापस से ढाबे में जाता है और नमक को दोबारा बदलने लगता है। लेकिन उसी समय वहाँ पर छंगानी और अंश आ जाते हैं। इसका मतलब तुम ही थे जिसने कल रात नमक बदलकर वहाँ जानलेवा पाउडर रखा था। तुम्हें क्या लगा था कि तुम कुछ भी करोगे और बच जाओगे? तुम्हारे सच हमारे सामने आ चुका है और अब तुम अपनी असली जगह पर जाओगे। छगनानी काका, आप इसे पकड़ कर रखिए, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अंश तुरंत पुलिस को बुलाता है और हप्पू को पुलिस के हवाले कर देता है। छंगानी अंश से बोलता है, बेटा, आज तुम्हारी वजह से ये पकड़ा गया। अगर तुम नहीं होते तो शायद अब तक मुझ पर झूठा इल्जाम लग चुका होता और मैं पुलिस के पास होता। आपको मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो अपना स्वभाव बदलने की, अपनी जगह बदलने की। मुझे पता है कि आपको आज तक उस हादसे का दुख है,
लेकिन अब आपको खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि दुख में हमेशा दुख ही दिखेगा। जिंदगी एक ही बार मिलती है काका, खुश रहकर बितानी चाहिए। लोगों से अच्छे से बात करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। तुम मेरे बेटे की तरह ही हो। मेरे बेटे की छवि दिखती है मुझे तुम में। मैं कोशिश करूंगा। इसी के साथ छंगानी अब अपने ढाबे में साफ सफाई करता है, ढाबा साफ रखता है। अब अंश भी हर 6 महीने में नानी के घर आता है और छंगानी से मिलकर बातें करके जाता है। अंत में छंगानी का स्वभाव सबके साथ अच्छा हो ही जाता है। दिल्ली शहर में मनोज अपनी पत्नी कविता और अपने बेटे योगेश, बहू शालिनी के साथ रहता है। मनोज पूरे मोहल्ले में शर्मा जी के नाम से मशहूर थे। शर्मा जी बहुत ही स्वादिष्ट दही भल्ले बनाते हैं, जो कि सबको बहुत पसंद आते हैं। एक दिन शर्मा जी ने दही भल्ले बनाने होते हैं और तभी पड़ोस के वेद प्रकाश आ जाते हैं। अरे, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैंने अभी अभी दही भल्ले बनाए हैं। बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए भी बनाता हूँ। शर्मा जी एक प्लेट में वेद प्रकाश जी के लिए भी दही भल्ले लेकर आते हैं। बहुत ही अच्छे बने हैं। अरे भाई शर्मा जी, शर्मा जी से दोस्ती करने का सबसे ज्यादा यही फायदा होता है कि इतने स्वादिष्ट दही भल्ले खाने को मिलते हैं। मन ही नहीं भरता है कभी भी इन दही भल्ले से। बस आप लोगों की तारीफ सुनकर ही तो मैं बार बार बनाता हूँ ना। और आज भी देख लो, मैंने दही भल्ले बनाए और आप यहाँ आ गए। आपकी किस्मत के ही थे जो आपको मिल गए। शर्मा जी के दही भल्ले लोगों को काफी पसंद आते हैं, लेकिन उनके बहू बेटा बिल्कुल भी उनके साथ ठीक से पेश नहीं आते हैं। एक दिन बहू अपने सास ससुर पर चिल्लाते हुए बोलती है, आप लोगों के पास खुद तो कोई काम है नहीं और जो काम कर रहा होता है उसे भी परेशान करते रहते हो। बहू, मैं तो बस अपना चश्मा बनवाने को बोल रहा हूँ। अरे, बिना चश्मे के क्या हो जाएगा? नहीं बनेगा आपका चश्मा। बच्चे हमेशा से ही शर्मा जी और उसकी पत्नी को सुनाते रहते हैं, कोसते रहते हैं। और ऐसे ही एक दिन जब गलती से कविता के हाथों से कांच का बर्तन टूटकर गिर जाता है तो दोनों बहुत गुस्सा करते हैं। बस इसीलिए तो हमारे सर पर बैठे हो आप दोनों। नुकसान करना ही तो आता है ना आप दोनों को। फिर ये नुकसान कर दिया ना, अब इसके पैसे कौन भरेगा? बहू, गलती से हो गया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मुझे माफ कर दे बहू। यही तो गलती है। आप दोनों पहले नुकसान कर देते हो और फिर बोल देते हो बड़े आराम से कि गलती हो गई। लेकिन अब बस, हम अब गलती नहीं करेंगे। आप दोनों यहाँ से चले जाइए। अब हम आपको और नहीं रख सकते हैं अपने यहाँ। बेटा, ये क्या बोल रहा है? अरे, तुम दोनों के सिवा हमारा है ही कौन? हम कहाँ जाएंगे? हम तेरे माँ बाप हैं। माँ बाप हो तो क्या जिंदगी भर पालता रहूं आप दोनों को? हाँ, आपका बहुत हो गया है, अब आप यहाँ से जाओ। योगेश और शालिनी दोनों ही शर्मा जी और उसके पत्नी को घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद दोनों यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और एक किराए के घर पर चले जाते हैं। जो बचे हुए पैसे थे हमारे, वो पैसे मैंने किराए के लिए दे दिए हैं। 1 महीने तक अब हमारे सर पर छत तो है, लेकिन आगे का कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, अब आगे की आगे देखी जाएगी। कम से कम अब सर पर छत तो है। शर्मा जी की उम्र भी हो गई थी, इसीलिए अब उनके पास काम नहीं था। काम की तलाश भी करते हैं, लेकिन काम नहीं मिलता है। कविता अपने पति को समझाते हुए बोलती है, अरे, आप ये क्यों भूल रहे हो कि आप बहुत ही स्वादिष्ट दही भल्ले बनाते हो। आपको वही बेचना चाहिए ना। इस उम्र में अब कोई काम तो मिलने से रहा, लेकिन जब आपके हाथ में ही कला है, अरे तो आपको काम की जरूरत क्या है? हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं अब दही भल्ले ही बेचूंगा। शर्मा जी और कविता दोनों अब मिलकर दही भल्ले बेचने लग जाते हैं। लोगों को उनके दही भल्ले काफी अच्छे लगते हैं। कम दिनों में काफी नाम हो जाता है। दोनों पैसे जोड़कर एक बड़ा सा ढाबा खोल लेते हैं। देखा, लोगों को कितने पसंद आ रहे हैं आपके दही भल्ले। अब हमारे पास अपना ढाबा है। भगवान की बस ऐसे ही कृपा बनी रहे हमारे ऊपर। दोनों अब अपना ढाबा चला रहे होते हैं। बेटे बहू को जब ये सब पता चलता है, माँ और पिताजी लाखों कमा रहे हैं। अरे, इसका तो हमें फायदा उठाना चाहिए। हमें अभी उनके पास जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। हाँ, ताकि वो हमें माफ कर दे और उनके पैसों पर हम राज करें। शालिनी और योगेश का लालच जाग जाता है और वो घर में पहुंच जाते हैं। माँ पिताजी,
हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने घर से भगवान को ही निकाल दिया था, आप हमें माफ कर दीजिए। हाँ पापा जी, माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमें माफ कर दीजिए। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। जब हम तुम्हारे पास थे तो हमारी कदर नहीं थी, अब यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ से चले जाओ और माफी की कोई उम्मीद मत करो। शर्मा जी और उनकी पत्नी शालिनी योगेश को घर से निकाल देते हैं और इसीलिए बेटा बहू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये दोनों खुद को समझते क्या हैं? हमें अपने घर से निकाल दिया। जिस काम पर इनको घमंड हो रहा है ना, मैं वो सब बर्बाद कर दूंगा। बेटा और बहू शर्मा जी को बर्बाद करने की ठान लेते हैं। योगेश जेसीबी वाले के पास जाता है और उसे बोलता है, ये जो ढाबा दिख रहा है, ये तुम्हें तोड़ना है। लेकिन ये लो पैसे, और अब कोई सवाल जवाब नहीं। अगली सुबह ही शर्मा जी और कविता को उनका ढाबा टूटा हुआ मिलता है। ये देखकर वो दोनों काफी दुखी होते हैं। ये हमारे ढाबे को क्या हो गया? हमारा ढाबा टूट कैसे गया? अब हम क्या करेंगे? यही तो हमारा जरिया था कमाने का, और ये ही टूट गया। अपने माँ बाप को दुखी देखकर योगेश बहुत खुश हो रहा होता है। उसी शाम योगेश अपनी पत्नी के साथ पार्टी करके घर जा रहा होता है, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ये बात शर्मा जी और उनकी पत्नी को पता चल जाती है। हमारे बेटे बहू का एक्सीडेंट। चलो कविता, उन्हें हमारी जरूरत है, हमें उनके पास जाना चाहिए। शर्मा जी और उनकी पत्नी तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल का सारा बिल भरते हैं, अपने बेटे बहू का इलाज करवाते हैं। जब उन दोनों को होश आता है और वहाँ अपने माँ बाप को देखते हैं तो दोनों की आंखें भर आती हैं और दोनों हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ कितना गलत किया, और जब हम मुसीबत में थे तो आप ही हमें संभालने आए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपका ढाबा हमने ही तुड़वाया था जेसीबी वाले को पैसे देकर, लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हमें माफ कर दीजिए। आप ही हमारी ढाल बनकर खड़े हुए हो, हमें हमारी गलती पर पछतावा है, हमें माफ कर दीजिए। शायद हम आपकी माफी के भी लायक नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। बिल्कुल, तुम दोनों के एक्सीडेंट की खबर सुनकर तो हम लोग आधे हो गए थे। अब माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बच्चों, कोई बात नहीं, गलती तो तुम दोनों ने की है, लेकिन गलती का एहसास होना ज्यादा जरूरी था, जो कि हो गया। शर्मा जी और उनकी पत्नी अपने बच्चों को माफ कर देते हैं और अंत में सब ठीक हो जाता है। हमें हमारे माता पिता के सम्मान को बरकरार रखना चाहिए। ताउम्र हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके सिवाय इस दुनिया में आपको वैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। माता पिता भगवान होते हैं। सुमित्रा काफी गरीब औरत होती है, जिसके 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का बेटा चंदू और एक 12 साल की बेटी आंचल। सुमित्रा काफी अच्छे राजमा चावल बनाती है। एक दिन सुमित्रा के 2 बच्चे घर में ही खेल रहे थे। अरे बच्चों, कितनी बार कहा है कि बाहर जाकर खेला करो। हाँ, और मैं कब से तुम दोनों को बुला रही हूँ खाना खाने के लिए। खाना नहीं खाना क्या? नहीं माँ, भूख नहीं है। ठीक है, मत खा। मैंने तो राजमा चावल बनाया है। राजमा चावल? राजमा चावल। सुमित्रा अपने परिवार में बहुत खुश होती है। एक दिन सुमित्रा बाजार से आ रही होती है, तभी सुमित्रा की नजर अपने गौरव को एक लड़की के हाथ में हाथ डाले देख लेती है। सुमित्रा तुरंत घर आ जाती है और शाम को जब गौरव घर आता है तो सुमित्रा अपने पति से बोलती है, शर्म नहीं आई दूसरी औरत से चक्कर चलाते हुए? कौन है वो लड़की? देखो, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत करोगे तो बहुत पछताओगे। हमारे 2 बच्चे हैं, अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा क्या? अरे ज्यादा बकवास मत कर। और तू होती कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा पूरा हक है सवाल जवाब करने का। हक है? रुक, मैं तुझसे तेरा हक अभी छीन लेता हूँ। ना रहेगी पत्नी और ना ही होगा कोई कलेश। चल निकल मेरे घर से। गौरव सुमित्रा और बच्चों को घर से निकाल देता है। सुमित्रा अपने बच्चों को लेकर अपने भाई सुधीर और भाभी लतिका के पास चली जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। इसका मतलब तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ आ गई मुंह उठा के, हैं? भाभी, आप कैसी बात कर रही हैं? इतना सब होने के बाद मैं वहाँ कैसे रह सकती थी? और उन्होंने तो मुझे खुद ही घर से निकाल दिया ना। मेरे पास और कोई दूसरी जगह भी तो नहीं है ना। आप लोग ही मेरा परिवार हो। मैं यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाती? ठीक है, तुम्हें यहाँ रहना है तो हमें कोई परेशानी नहीं है,
तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन यहाँ रहने के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे, क्योंकि बिना पैसों के तो हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। हाँ। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। जब पैसे नहीं है तो यहाँ क्या सोच कर आई कि हम तुम्हें अपने पैसों पर लाएंगे? नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पाल सकें। ठीक है भैया भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी और पैसे देकर ही यहाँ रहूंगी। आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। सुमित्रा अब अपने भैया भाभी के घर पर ही रहती है और लोगों के घरों में जा जाकर खाना बनाने का काम ढूंढने लगती है। 3 घरों में सुमित्रा को खाना बनाने का काम भी मिल जाता है। चलो, भगवान का शुक्र है, कम से कम मुझे 3 घरों में खाना बनाने का काम तो मिल गया। अब मैं भैया भाभी को हर महीने पैसे दे पाऊंगी और उन्हें भी तब मेरे घर में रहने से कोई परेशानी नहीं होगी। सुमित्रा अब जैसे तैसे रह रही होती है। एक दिन सुमित्रा जहाँ खाना बनाती है, वहाँ की मालकिन की सहेली साधना आती है और वो सुमित्रा के हाथ का राजमा चावल खाती है। अरे वाह, क्या राजमा चावल बनाया है, खा कर ही खुशी हो गई। अब समझ में आया, तभी तो तुम्हारा परिवार मोटा क्यों हो रहा है। इतने अच्छे राजमा चावल तो खाने को मिल रहे हैं तुम्हें जो। अरे, ये तो हमारी घर का खाना बनाने वाली आती है, सुमित्रा, उसने बनाया है। अच्छा, अरे भाई सुमित्रा, जब तुम इतने अच्छे राजमा चावल बना लेती हो तो किसी के घर खाना बना ही क्यों रही हो? तुम तो अपना ठेला लगाओ, बहुत अच्छा राजमा चावल बनाती हो, कमाई अच्छी होगी। चाहिए तो मैं पैसे दे देती हूँ तुम्हें। अरे हाँ सुमित्रा, तुम सच में बहुत अच्छा राजमा चावल बनाती हो। मैं भी तुम्हें यही सुझाव दूंगी कि तुम तो अपना ही ठेला लगाओ, वही तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। तुम तो जाओ अपना ठेला लगाओ राजमा चावल का। सुमित्रा उस समय कुछ नहीं बोलती और घर चली जाती है। घर जाने के बाद सुमित्रा देखती है कि लतिका उसके बच्चों को मार रही होती है। भाभी, आप ये क्या कर रही हो? आप बच्चों को मार क्यों रही हो? तुम्हारे बच्चों को क्यों ना मारूं? घर में जब देखो उछल कूद करते रहते हैं, नुकसान करते रहते हैं, और अगर घर में रह ही रही हो तो थोड़ा दब के रहना पड़ेगा। हाँ। सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है कि पैसे देने के बाद भी ये सब हो रहा है। सुमित्रा अब भाई भाभी का घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगती है। मैंने घर छोड़ दिया है और अब मुझे अपने बच्चों के लिए वही करना पड़ेगा जो मुझे उस समय मेरी मालकिन ने कहा था। मुझे अब अपना ठेला ही लगाना चाहिए। सुमित्रा अब कुतुब मीनार के पास अपना राजमा चावल का ठेला लगाने लगती है और वहीं पर सारी बिक्री करने लगती है। लोग आते हैं और बड़े मजे से खाते हैं। लोगों को राजमा चावल काफी अच्छा लगने लगता है। वहाँ भीड़ लगने लग जाती है। ये देखकर सामने ढाबे वाली औरत किशोरी को काफी जलन होने लगती है। मैं यहाँ इतने समय से हूँ और ये कल की आई मेरे घर के सामने ग्राहक छीन रही है। इसकी वजह से मेरी दुकान अब खाली रहती है। कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ। अरे, मेरा ठेला कहाँ गायब है? अरे, यही चेन से तो लगाया था मैंने, पर अब नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अगर काम पे नहीं गई तो नुकसान होगा। कोई बात नहीं, मेरे राजमा चावल पसंद है ना लोगों को, तो मैं बिना ठेले के भी अपना राजमा चावल लोगों को खिला सकती हूँ। सुमित्रा हार नहीं मानती है और राजमा चावल बेचने लगती है। किशोरी फिर गड़बड़ करती है और मसाला बदल देती है, लेकिन सुमित्रा हार नहीं मान रही थी और यही वजह होती है कि किशोरी की सारी चाल उल्टी पड़ रही होती है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, मेरी हर चाल उल्टी पड़ जा रही है। ये राजमा चावल वाली यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ और कर किशोरी। किशोरी चाल पे चाल चली जा रही थी, लेकिन कुछ बुरा नहीं कर पाती है। एक दिन किशोरी का बेटा सामने की नदी में डूब रहा होता है। अरे कोई है, कोई बचाओ मेरे बेटे को। अरे कोई है, मेरा बेटा, बचाओ कोई, मेरा बेटा नदी में डूब रहा है, कोई तो बचाओ। सुमित्रा और उसके बच्चे तुरंत वहाँ जाते हैं किशोरी की आवाज सुनकर, और सुमित्रा का बेटा तुरंत नदी में कूद जाता है और किशोरी के बेटे को सही सलामत लेकर आता है। ये देखकर किशोरी को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो। लेकिन तुम माफी किस बात की मांग रही हो? तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है। मेरे बेटे की जान तुम्हारे बेटे ने ही बचाई है, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ अब तक जो भी गलत हो रहा था वो मैंने ही किया था। मसाले का बदलना, ठेले का गायब होना, वो सब मेरा ही किया हुआ था। क्या ये सब तुमने किया? लेकिन क्यों? मैं तुमसे जलने लगी थी और ये सब मेरी जलन की वजह से ही मैंने किया है। लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं है, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अपनी गलती भी भूल जाओ।
सुमित्रा किशोरी को माफ कर देती है और अंत में सब ठीक हो जाता है। किशोरी खूब तरक्की करने लगती है और सुमित्रा भी तरक्की करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।